इस वीडियो में केवल और केवल बात करेंगे कि गोलीय तलों से किस प्रकार से परावर्तन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है, साथ ही साथ यहां पर देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। साथ हम देखेंगे कि गोलीय तलों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंब बनने के क्या दर्पण से तथा उत्तल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में वस्तु यदि रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब हमको कैसा दैनिक जीवन में कहां कहां पर इस प्रकार के प्रतिबिंबों को हम देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद बात करेंगे यहां पर कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम किस प्रकार से पहचान कर, साथ ही साथ इस वीडियो में चर्चा होगी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप रात के अंधेरे में कहीं पर जा रहे हैं और घनघोर अंधेरा है। जब घनघोर अंधेरा रास्ते में होता है तो चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार से यदि आप घर पर हैं और किसी कमरे में आप घुस रहे हैं जिसमें प्रकाश नहीं है तो वहां पर भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि प्रकाश करता क्या है। प्रकाश यह जब वस्तुओं पर गिरता है तो वस्तुओं से गिर करके वहां से परावर्तित होता है और परावर्तित होने के पश्चात हमारे नेत्र पर आता है और नेत्र पर उसका प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के साथ सेंसरी नर्व्स जुड़ी होती हैं, उसकी संवेदना या सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है और इस प्रकार से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। हम कोई भी वस्तु तभी देख सकते हैं जब प्रकाश हो, यदि प्रकाश नहीं हो तब भी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। फिर देखिए, अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखें बंद करने पर भी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश नहीं कर रहा है, तब भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। फिर देखिए बेटा, अगली बात आती है कि लाइट सोर्स किसे कहते हैं या स्रोत किसे कहते हैं। वह वस्तु अथवा निकाय जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम स्रोत कहते हैं या सोर्स कहते हैं। अब दो तरह के स्रोत हो सकते हैं, एक को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरे को कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें उसका स्वयं का प्रकाश हो, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सूर्य होगा, कैंडल हुआ, बल्ब हुए, मोमबत्ती हुआ या इस तरह से लालटेन हुआ या दिया आपने जलाया हुआ है, तो ये सभी क्या है? यह सभी जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और फिर बात आती है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कुर्सी मेज हो गया, कॉपी किताब हो गया, बैग हो गया, मनुष्य और जानवर हो गए, यह सभी क्या है? यह सभी जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे चंद्रमा भी नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। फिर बात आती है प्रकाश के संबंध में कि माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो वह वस्तु अथवा निकाय जिससे होकर के प्रकाश गुजरता है, क्योंकि प्रकाश माध्यम से ही होकर के गुजरेगा। तो यहां पर प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, आप जानते हैं, और प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है। तो माध्यम क्या है? वस्तु अथवा निकाय है जिससे होकर के प्रकाश गुजरता है, उसे हम माध्यम कहते हैं। अब देखिए बेटा, तीन तरह के माध्यम हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब है कि प्रकाश आर पार चला जाए। दूसरा है जो अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब हुआ कि प्रकाश जो है वह आर पार नहीं जा सकता है। और तीसरा है अल्प पारदर्शी। तो अल्प पारदर्शी ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग तो दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन अधिकांश भाग उसका परावर्तित भी हो सकता है, अपवर्तित भी। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहां पर देखिए बेटा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी तल पर गिरता है तो गिरने के पश्चात उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। आप इमेजिन करिए, चाहे लकड़ी रखे हो, चाहे लोहा रखे हो या
आप कोई अन्य पदार्थ बाहर रखे हुए हैं, सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के पश्चात वह गर्म भी हो जाता है और उससे प्रकाश की किरणों का परावर्तन भी हो रहा है, क्योंकि वह वस्तु आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ भाग उसमें अवशोषित भी हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। फिर देखिए, तो अब प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश की किरण जब किसी तल से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वह चली थी, उसी माध्यम में वह वापस लौट आती है। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन जो है वह प्रत्येक सतह से होता है, चाहे चिकना और चमकदार तल हो या खुरदुरा तल हो, यह हर प्रकार के तल से होता है। लेकिन चिकने और चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है और खुरदुरे तल से प्रकाश का परावर्तन कम होता है। फिर देखिए, चिकने और चमकदार तल को या पॉलिशदार तल हमने अगर लिया हुआ है तो उससे क्या होगा? उससे परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि खुरदुरे तल से, रफ सरफेस से, डल सरफेस से प्रकाश का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है। फिर आपको याद रखना है कि चांदी या सिल्वर वह सबसे अच्छा परावर्तक होता है, लेकिन चांदी के साथ दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ड्रॉबैक क्या है? यहां पर चांदी के साथ दिक्कत यह है कि समय के साथ वह धूमिल हो जाती है, डल हो जाती है और फिर यहां पर उसका तल भी खुरदुरा हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में करते क्या है? वर्तमान समय में चाहे गोलीय दर्पण बनाना हो या समतल दर्पण बनाना हो, तो उस दर्पण को बनाने के लिए जो भी हमने कांच की प्लेट लिया है या गोली दर्पण बनाने के लिए हमने वक्र तल लिया हुआ है, उसके ऊपर आगे या पीछे हमने एल्युमिनियम की पॉलिश कर देते हैं और एल्युमिनियम की पॉलिश करके फिर पीछे की तरफ जो है लाल पेंट लगा देते हैं। यह हमारा परावर्तक तल की तरह व्यवहार करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने यम डैश एक समतल दर्पण लिया हुआ है, यहां पर अब पॉलिश किया हुआ है। इस यहां पर एक कांच की प्लेट है और कांच की प्लेट के ठीक पीछे यहां पर हमने पॉलिश किया हुआ है। ये परावर्तक तल की तरह व्यवहार करेगी। अब यहां पर देखिए बेटा, जब प्रकाश की कोई किरण इस तल पर गिरती है, यहां पर देखिए यह प्रकाश की किरण है और यह AO है, AO है, यह प्रकाश की किरण है और इस तल पर O बिंदु पर गिरती है, तो टकरा करके यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। टकरा करके जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में यह वापस लौट आती है और तीर की दिशा यहां पर बताता है कि प्रकाश की किरण किस दिशा में जा रही है। यहां पर यह OB हो गया, तो AO क्या है? यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण है। तो किसी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर यहां पर यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण है, तल से टकरा करके और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को हमने परावर्तित किरण कहा। अब फिर देखिए, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो यहां पर हमने बिंदु लिया हुआ है O बिंदु, इस O बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब यहां पर देखिए बेटा, यह एक समतल है, जो भी समतल दर्पण लिया यह एक तल है और इस तल के लंबवत, जो यम डैश तल लिया इसके लंबवत तथा आपतन बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा, इसको हमने यन डैश से प्रदर्शित किया। यह रेखा क्या कहलाती है? यह रेखा यहां पर अभिलंब कहलाती है या यह नॉर्मल कहलाती है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो तल के लंबवत तथा आपतन बिंदु से होकर के गुजरने वाली रेखा यहां पर आपतन, यह अभिलंब कहलाती है। पर देखिए यहां पर अब यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण जो है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण यहां पर कहलाता है परावर्तन कोण। तो अब 5 बातें यहां पर निकल करके आई कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, और आपतन कोण क्या होता है, और परावर्तन कोण क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का नियम क्या है? यहां पर परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण I इज इक्वल टू कोण R। फिर देखिए बेटा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यहां पर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, न तो कागज के तल के ऊपर स्थित होंगे न तो कागज के तल के नीचे स्थित होंगे, यह तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। परावर्तन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है नियमित परावर्तन होता है और अगला जो है अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन का क्या अर्थ होता है? नियमित परावर्तन का मतलब हो गया कि यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकरा करके वापस लौट रही है और समांतर किरण पुंज जिस प्रकार से उससे टकराया था वही समांतर किरण पुंज जो है वापस लौट रहा है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा यहां पर होता है अनियमित परावर्तन। ठीक, अनियमित परावर्तन। अब यहां पर देख लीजिए बेटा नियमित परावर्तन कहां से होता है? नियमित परावर्तन यह चिकने और चमकदार तल से, चिकने व चमकदार तल से, जितने भी जो है चिकने और चमकदार तल होंगे उन सभी से जो है क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा। और अनियमित परावर्तन कहां पर होगा? अनियमित परावर्तन यह खुरदुरे तल से, खुरदुरे तल से होगा, खुरदुरे तल से होगा। अब इसके अंदर क्या हो गया? यह कागज हो गया, फिर मेज हो गया, फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक, या घर में जितनी रखी हुई वस्तुएं हैं, कमरे में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी से अनियमित परावर्तन होगा। अब अनियमित परावर्तन का फायदा क्या होता है? आप देखिए जब अनियमित परावर्तन होता है तो अगर किसी कमरे में आप घुस रहे हैं, कमरे में मेज, कुर्सी, बेड, फोटो, अलमारी ये सब रखा हुआ सब एक साथ आपको दिखाई देता है, तो सब एक साथ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से पिक्चर हॉल में जब पिक्चर देखने जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर पर्दे पर जब प्रकाश किरण पुंज गिर रहा है तो उसका तल जो बनाया जाता है पर्दे का वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है और प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में जब फैल जाती है तो उस हाल में बैठे हुए विभिन्न दिशाओं में जितने भी लोग हैं उन सभी को पिक्चर बड़े आसानी से दिखाई देती है। अब फिर यहां पर बात करते हैं कि हमने कहा कि परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण जब इस पर गिर रही है तो अब यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा यदि हमने यह नॉर्मल खींच लिया, यह यन और यन डैश है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है ए ओ और यहां पर यह 35 अंश का कोण बना रही है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण भी क्या करेगी? परावर्तित किरण भी यहां पर 35 अंश का ही कोण बनाएगी। तो यहां पर कोण I इज इक्वल टू क्या हो गया? कोण R हो गया। पर देखिए इसी प्रकार से यन, यन डैश यह दूसरा समतल है। यदि प्रकाश की किरण यहां पर 60 अंश का कोण बना रही है AO, यहां पर 60 अंश का आपतन कोण यहां पर 60 अंश का है, तो परावर्तन कोण भी यहां पर कितने के बराबर होगा? परावर्तन कोण भी यहां पर 60 अंश के बराबर होगा। अब इमेजिन करिए कि एक समतल है और इस समतल पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिर रही है। तो यहां पर देखिए
प्रकाश की किरण जब इस पर लंबवत गिर रही है, यहां पर जब लंबवत प्रकाश की किरण गिर रही है तो यहां पर कोण आई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है। पर देखिए इसी प्रकार से जब यह तल से टकराएगी तो तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। यहां पर यह कोण आई इज इक्वल टू कोण आर इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आपतन कोण का मान भी शून्य होगा, आई का मान भी 0 होगा और यहां पर परावर्तन कोण का मान भी शून्य होगा। तो अभिलंबवत होने की दशा में प्रकाश की किरण यह सदैव उसी माध्यम में वापस लौटती है और जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। गोलीय तलों से किस प्रकार से परावर्तन होता है और गोलीय दर्पण क्या होते हैं उसके संबंध में आप चर्चा करते हैं। यहाँ पर परावर्तक तल अगर वक्र है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है, तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। यहां पर देखिए हमने एक गोला लिया हुआ है, अब इस गोले का एक केंद्र है, यहां पर एक केंद्र O है। अब आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए इसमें से एक भाग कोई हमने ले लिया, यहां पर लिख दिया m और यहां पर लिख दिया m डैश, ठीक है, इसके अलावा यह शेष भाग इसमें नहीं है। अब यहां पर शेष भाग इसको काट लिया गया है, किसी गोले से काट लिया गया है और किसी गोले से काट करके और यहां पर इसको गणित में आप जानते हैं क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं या चाप कहते हैं। तो कोई यहां पर हमने भाग खोखले गोले का भाग ले लिया और इसके आगे अथवा पीछे जब हमने पॉलिश कर दिया, जैसे अब यहां पर अगर इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ इस प्रकार से हमने पॉलिश कर दिया, तो पीछे की तरफ पॉलिश करने पर अब देखिए यहां पर यह पॉलिश किया हुआ भाग है, यह पॉलिश भाग पॉलिशदार है और यहां पर अंदर की तरफ यह क्या है, परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल है और यहां पर फिजिक्स में इसको सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो यहां पर केंद्र C से है, तो इसका मतलब है कि परावर्तक तल यहां पर क्या है, परावर्तक तल यहां पर केंद्र की ओर है या यहां पर परावर्तक तल अंदर धंसा हुआ है। तब ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है, परावर्तक तल अंदर धंसा होता है या परावर्तक तल इसके केंद्र की ओर होता है। फिर देखिए बेटा, कोई खोखला गोला है और उस खोखले गोले का अब फिर एक भाग लिया है, यहां पर m और यह m डैश है। अगर इसमें अंदर की तरफ देखिए यहां पर पॉलिश कर दे रहे हैं, अंदर की तरफ यहां पर एल्युमिनियम का या सिल्वर का पॉलिश कर दे रहे हैं। तो पॉलिश वाला भाग किस तरफ है, पॉलिश वाला भाग यहां पर केंद्र की ओर है और परावर्तक तल क्या है, यहां पर परावर्तक तल, यह परावर्तक तल यहां पर बाहर की ओर है। तो यदि परावर्तक तल बाहर की ओर होता है या उभरा हुआ होता है और केंद्र के विपरीत होता है, यहां पर सेंटर C के विपरीत में परावर्तक तल है, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, ऐसा दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। तो यह उत्तल दर्पण है और यह अवतल दर्पण है, ठीक है। अब फिर बात आती है कि यहां पर वक्र, अब 3-4 चीजें यहां पर आपको समझना है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कोई भी कहने का मतलब हुआ कि उत्तल या अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यहां पर यह खोखला गोला लिया गया है, यह m और यह m डैश है, ठीक है, और यहां पर हमने पॉलिश जो है वह बाहर की तरफ किया हुआ है और परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह अंदर की ओर है। कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसी प्रकार से यहां पर अगर अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया
अंदर की तरफ यह यम और यम डैश हो गया, तो यम और यम डैश। अब परावर्तक तल किधर है? परावर्तक तल बाहर की तरफ है, तो परावर्तक तल बाहर की तरफ है, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर देखिए बेटा, बात आती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अब यहां पर प्रत्येक परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को हम P से प्रदर्शित करते हैं और वह ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है और यह परावर्तक तल पर स्थित होता है, उसका मध्य बिंदु होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने बाहर की तरफ जब इस पर पॉलिश कर दिया, तो बाहर की तरफ पॉलिश कर देने पर यह यम और यम डैश एक दर्पण हो गया, और यह दर्पण क्या हो गया? यह दर्पण यहां पर अवतल दर्पण हो गया। अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब यहां पर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच में जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या जिस खोखले गोले का भाग कोई भी गोलीय दर्पण होता है, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर यहां पर देखिए, जब यहां पर अब लेंगे तो यह उत्तल दर्पण के संबंध में देखिए, यहां पर पॉलिश जो है यह अंदर धसे वाले भाग पर होगी और उभरा हुआ भाग यहां पर परावर्तक तल की तरह व्यवहार करेगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो P और C को मिलाने वाली रेखा यह PC और यहां पर भी PC, यह क्या कहलाएगी? यह कहलाती है वक्रता त्रिज्या, यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर ध्रुव क्या होता है उसके संबंध में आपको बताया कि ध्रुव क्या है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु है और यह परावर्तक तल पर स्थित होता है। अब अगली बात आती है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह P इसका है, ध्रुव है, तो सेंटर और ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई रेखा, सेंटर और या सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल को मिलाती हुई खींची गई रेखा यहां पर क्या कहलाती है? यह प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से यहां पर उत्तल दर्पण के संबंध में देखिए कि यह P परावर्तक तल पर स्थित है, P और C को मिलाने वाली रेखा, चाहे जितना भी इसको आगे या पीछे बढ़ा ले, यह क्या होगा? यह मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या है? वह दर्पण के C और P से जाने वाली रेखा होती है। फिर अगली बात आती है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर का मतलब यह हुआ कि किसी भी दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, उसी भाग से ही केवल परावर्तन होता है। तो जितने भाग से परावर्तन हो रहा है, जैसे यहां पर यम यम डैश से केवल परावर्तन होगा, जो भी प्रकाश की किरण इस पर गिरेगी, तो प्रकाश की किरण केवल जब तक इस पर गिरेगी तभी तक परावर्तन की घटना होगी। यदि कोई प्रकाश की किरण इधर ऊपर से निकल जा रही है या इधर नीचे से निकल जा रही है, तो यहां पर परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो जिससे वास्तव में परावर्तन होता है, तो वह भाग क्या कहलाता है? वही भाग इसका अपर्चर कहलाता है या किसी भी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको जान लेना है कि प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले यहां पर जो प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं, उन प्रतिबिंब बनने के 4 नियमों को हमको जान। पहले देखिए, यहां पर पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमको यहां पर लिख लेना है, ये इसका पोल है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर यह फोकस है। ठीक है। अब यहां पर क्यों हमने फोकस लिख दिया? आपको पता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर के जाएगी जब अवतल दर्पण का संदर्भ होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर उत्तल दर्पण है। अब यहां पर यह पोल P है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और इसके बीच में यहां पर फोकस F है। अब देखिए बेटा,
मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यह क्या होगी, यह परावर्तन के पश्चात यह फैल जाती है। तो परावर्तन के पश्चात जब फैल जाती है तो इसको हमने, अब क्योंकि उसी माध्यम में यह वापस लौट गई तो यह परावर्तित होकर के इस दिशा में चली गई। तो जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर जो शब्द है वह है आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। और यहां पर क्या है, यहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, यहां पर मुख्य फोकस से होकर जाती है। और यहां पर क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। फिर देखिए अब दूसरा केस देखते हैं। यहां पर सेकंड, यहां पर इसका पोल हो गया, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ठीक मध्य में यहां पर इसका फोकस हो गया। अब देखिए बेटा, फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, अब देखिए यह प्रकाश की किरण अब यह फोकस से होकर के जा रही है और जब गोलीय दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात अब यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात या अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब वही केस यहां पर देखिए, हर एक को आपको ध्यान से समझना है। यहां पर इसका पोल हो गया, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहां पर यह एफ हो गया। अब देखिए बेटा, फोकस की ओर आती हुई यह प्रकाश की किरण यह फोकस की ओर आ रही है। फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण इस गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या करेगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहां पर आपको तीर से उसकी दिशा भी बताना है कि कौन सी किरण आपतित किरण है, कौन सी किरण यहां पर परावर्तित किरण है। तो यह प्रकाश की किरण इसके फोकस की ओर आ रही थी और फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, फोकस की ओर जो आ रही थी प्रकाश की किरण, यह परावर्तन के पश्चात यह क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहां पर तीसरा केस देखिए, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर यह पोल है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर इसका फोकस है। अब देखिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, यहां पर वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। क्यों? क्योंकि आपने समतल दर्पण में देखा हुआ है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अभिलंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से यह वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर उत्तल दर्पण में यह पोल है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर इसका फोकस एफ है या जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, अब यहां पर वास्तव में देखिए इसको डॉटेड लाइन से इसीलिए प्रदर्शित कर रहे हैं
कि ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि प्रकाश की किरण केवल यहीं तक गिर रही है। ये देखिए आपतित किरण है। यह अगर इसको ए लिख दें और इसको ओ लिख दें तो यह एओ, यह आपतित किरण है। और किधर जा रही है? यह इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या इसके वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से यह वापस लौट आएगी। फिर देखिए बेटा, यहां पर चौथा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यहां पर यह पोल है, पोल पर जितने अंश का कोण बनाती हुई गिरती है, यहां पर यह पोल है और पोल पर जितने अंश का कोण बनाती हुई गिर रही है, मान लीजिए यहां पर कोण आई है तो उतने ही कोण पर, अगर यह 30 अंश के कोण पर गिर रही है तो 30 अंश के कोण पर ही या 30 अंश का परावर्तन कोण बनाते हुए वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहां पर यह आर है, यहां पर कोण आई इज इक्वल टू कोण आर हो जाएगा। अगर 30 अंश है तो यह भी क्या हो जाएगा? 30 अंश। तो ध्रुव पर गिरने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण से ध्रुव पर गिरती है उसी कोण से वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यहां पर देखिए, यहां पर इसका यह पोल है, यहां पर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर इसका फोकस एफ है। अब देखिए बेटा, यहां पर भी क्या होगा? यदि कोई प्रकाश की किरण कोई कोण बनाते हुए, कोई आपतन कोण आई बनाते हुए इस पर गिर रही है तो जितने कोण पर गिरेगी उतने कोण से ही यह उसी माध्यम में क्या करेगी? उसी माध्यम में यह वापस लौट आएगी। यहां पर कोण आई हो गया, यहां पर कोण आर हो गया। तो ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों को जब आप याद रखेंगे तो इन 4 नियमों के आधार पर आप बता पाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके पहले हमको ये समझ लेना है कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। अब यहां पर देखिए बेटा, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में आपने निर्देशांक ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल के साथ ही साथ यहां पर मूल बिंदु आपने पढ़ा होगा। तो यदि क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं तो यहां पर जो उनका कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और समस्त दूरियों का मापन कहां से किया जाता है? यह मूल बिंदु से किया जाता है। फिर जैसे ही यह 2 परस्पर लंबवत रेखाएं किसी तल को काटती हैं तो यहां पर तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है। अब यहां पर देखिए बेटा, मूल बिंदु से अगर बाईं ओर आते हैं तो यहां पर दूरी क्या होती है? यहां पर दूरी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से मूल बिंदु से दाहिनी ओर चलते हैं तो दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर अगर आते हैं तो यह दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं तो दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, बस केवल अब यहां पर याद रखना है कि जैसे यहां पर मूल बिंदु यह 0 0 लिया हुआ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो यहां पर अब समस्त दूरियों का मापन कहां से किया जाता है? समस्त दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। तो यहां पर पोल रेफरेंस पॉइंट है और इसी रेफरेंस पॉइंट से ही समस्त दूरियों का मापन किया जाएगा। और देखिए बेटा, यह लाइन जो खींची गई है, यह लाइन यह सी या पी से होकर के जा रही है। तो आप जानते हैं कि सी और पी से वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती या खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु पी है, पी से अगर आप बाईं ओर आ रहे हैं, पी से अगर आप बाईं ओर आ रहे हैं तो बाईं ओर की दूरियां क्या होंगी? बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होंगी। अगर ध्रुव से दाहिनी ओर चल रहे हैं तो ध्रुव से दाहिनी ओर चलने पर दूरियां धनात्मक होती हैं। फिर देखिए, ध्रुव से ऊपर की ओर की दूरियां यहां पर पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और ध्रुव से नीचे की ओर जो दूरियां होती हैं वह क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और किसी वस्तु को हमेशा ये जो ध्रुव है या जो दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो दर्पण के बाईं ओर यहां पर वस्तु ए भी रखा गया है
और वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो यहां पर यह ए बी पॉजिटिव है, ए बी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है तो नीचे की ओर बनने पर यह दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, तो बस इतनी चार बातों को आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की किरण वह लेफ्ट टू राइट गिरती है, बाएं से दाईं ओर प्रकाश की किरण गिरती है। अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो कभी भी जो है चिन्हों में कहीं कोई गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कहां पर बनता है, इसके संबंध में चर्चा करने से पहले यह समझ लीजिए कि अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो यहां पर दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों तरह के इमेज यहां पर हमको मिलते हैं। और सीधा प्रतिबिंब अगर कहीं पर होता है तो ऐसा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहां पर जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वह आवर्धित होता है, मैग्नीफाइड होता है। अब किस दशा में यह प्रतिबिंब बनता है, यह केवल उसी दशा में बनता है जब हम किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हुए हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इस दशा में मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और इरेक्ट या सीधी इमेज बनेगी। अन्य सभी स्थितियों में केवल और केवल उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यह उल्टा प्रतिबिंब जो बन रहा है वह या तो छोटा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है। अब उल्टा प्रतिबिंब यह हमेशा और हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहां पर अब ध्यान देने की बात है कि यहां पर छोटा बनेगा, बराबर बनेगा या बड़ा बनेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा केवल और केवल वस्तु की स्थिति पर। अब देखिए बेटा यहां पर अगली बात क्या आपको ध्यान रखना है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वस्तु है उस वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। फिर प्रतिबिंब बनने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतिबिंब बनने के लिए न्यूनतम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। न्यूनतम दो प्रकाश किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन प्रतिबिंब बनने में असंख्य किरणें या बहुत सी किरणें मिलती हैं तब जाकर के वह प्रतिबिंब मिलता है। तो वहां पर कलेक्शन होता है प्रकाश किरणों का जहां पर यह प्रतिबिंब बनता है। तो यह दो बातें आपको याद रखना है। फिर अब देखिए जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियां वस्तु की क्या हो सकती हैं। तो हमने कहा कि जो वस्तु है वस्तु को हमेशा ध्रुव से बाईं ओर रखते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि वस्तु को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से या मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखते हैं। तो अब यहां पर कितनी स्थितियां हो सकती हैं, वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें, वस्तु को हम फोकस पर रख दें, वस्तु को यहां पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं, और साथ ही साथ वस्तु अनंत पर हो सकती है। केवल यही 6 स्थितियां यहां पर संभव स्थितियां हैं, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है। तो ये 6 स्थितियां हैं। अब केवल यह याद रखना है कि यहां पर जब हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है तो इस दशा में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब यहां पर सीधा बनता है, मैग्नीफाइड इनलार्ज इमेज बनती है। और साथ ही साथ यहां पर जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धित होगा और सीधा होगा। तो अब विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के लिए जो हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े हुए हैं, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो प्रतिबिंब बनने के नियम है उन्हीं प्रतिबिंब बनने के नियमों का प्रयोग किया जाता है। और उन 4 नियमों में से कोई 2 नियम आप ले सकते हैं। 2 नियम लगा करके आप प्रतिबिंब को बड़े आसानी से अब यहाँ पर
पहली स्थिति देखिए जिसके संबंध में आपको कहा था कि वस्तु को हमने ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा है। तो यहां पर अब वस्तु कहां पर स्थित होगी, यहां पर यह यम डैश यह दर्पण का द्वारक है। आपको बताया था कि वह भाग किसी भी दर्पण का जहां से परावर्तन की घटना होती है वही उसका अपर्चर कहलाता है या द्वारक कहलाता है। तो यम डैश यह इसका अपर्चर है। अब वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु स्थित है यहां पर ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव और फोकस के बीच में यहां पर पोल है, यहां पर फोकस है, यह एक वस्तु है AB कोई वस्तु है। अब देखिए बेटा किन नियमों का आपको पालन करना, हमने बताया कि जो 4 नियम बताए हैं उन्हीं 4 नियमों में से कोई 2 नियम लगा करके आपको यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो अब देखिए यहां पर वस्तु के A सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि समानांतर है मुख्य अक्ष के, जब यह दर्पण के तल से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, यह परावर्तन के पश्चात इस फोकस F से होकर के जाती है। तो यहां पर यह फोकस F से होकर के जाएगी, ये चली गई। पर देखिए बेटा इसी प्रकार से इस A सिरे से और यहां पर हमने वक्रता केंद्र लिया हुआ है। तो अब देखिए A सिरे से इस दर्पण पर टकराने वाली और यह पीछे बढ़ाने पर यह हमको पता चल रहा है कि यह वक्रता केंद्र की तरफ की प्रकाश किरण है। तो अब यह प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से यह वापस लौट आएगी। इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण वह तल से टकरा करके उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इस प्रकाश किरण को और पीछे की तरफ हम बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर देखिए पीछे बढ़ाने पर यह दोनों प्रकाश किरणें कहीं एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। इसका मतलब है कि इन प्रकाश किरणों को अब आगे की दिशा में यहां पर बढ़ाने पर नहीं मिल रही हैं, तो पीछे की तरफ इन प्रकाश किरणों को हम बढ़ा रहे हैं यहां पर, और इसको हम बढ़ा ले रहे हैं। जहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी वहां पर यह प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, इसको मिलाती हुई रेखा खींच दिया। अब यहां पर देखिए इस स्थान पर यह दोनों एक दूसरे को काट दे रही हैं। तो यहां पर ए डैश और फिर अब यहां पर हमने यह प्रतिबिंब लिख दिया कि यह प्रतिबिंब क्या है, ए डैश और बी डैश है। तो अब यहां पर देखिए AB यह हमने वस्तु लिया हुआ था, इसको ध्रुव और फोकस के बीच में रखा और 2 नियम यहां पर लगाए कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी, और पीछे की तरफ यह प्रकाश किरणें बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो जब यहां पर परावर्तन के पश्चात जिस दिशा में जा रही हैं वहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे से नहीं मिल रही, इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह एक दूसरे को ए डैश पर काट दे रही हैं। तो हमारा प्रतिबिंब यहां पर ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां पर प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब यहां पर हमको सीधा मिल रहा है, प्रतिबिंब हमको सीधा मिल रहा है। फिर दूसरी विशेषता क्या हो रही है, यहां पर देखिए प्रतिबिंब हमको बड़ा मिल रहा है, ये मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित मिल रहा है, बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है। फिर देखिए बेटा तीसरी विशेषता क्या हो रही है, अगर सीधा प्रतिबिंब है तो सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब यहां पर आभासी प्रतिबिंब होता है। और कहां पर यह बनेगा, यह दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां पर हमने देख लिया
कि स्थिति क्या है प्रतिबिंब की और उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब ही होता है कि वह सीधा है, उल्टा है, क्या बन रहा है, यह उसकी प्रकृति होती है। और फिर स्थिति का मतलब है कि वह प्रतिबिंब हमको कहां पर प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर यह दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो, तो वस्तु अब फोकस एफ पर स्थित है। देखिए बेटा, कोई वस्तु हमने यहां पर फोकस एफ पर रख दिया। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपर्चर लिया हुआ है उस अपर्चर से बड़ी वस्तु नहीं होनी चाहिए, अन्यथा की दशा में प्रतिबिंब नहीं बनेगा या आसानी से नहीं बनेगा। यहां पर यह ए है और यह बी है, यह ए बी हमारी वस्तु हो गई। अब देखिए बेटा, ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर के चली गई और यहां पर आपतित किरण की दिशा भी आपको दिखाना है और परावर्तित किरण की दिशा भी आपको दिखाना है। तो इसलिए तीर का निशान आपने अवश्य लगाना है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि प्रकाश किरण किस दिशा में जा रही है या उसका कौन सा मार्ग है। फिर देखिए बेटा, अब अगली प्रकाश की किरण जो कि इसके ए बिंदु से ही होकर के आ रही है और यहां पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखिए इसके ए सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि दर्पण से आकर के टकरा रही है और टकरा करके, अब क्योंकि यह प्रकाश की किरण का जो मार्ग है या अनुगमन मार्ग है वह कहां से होकर के जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रहा है। तो यहां पर वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जा रही है और इस उसी मार्ग पर वापस लौट आ रही है। अब इन प्रकाश किरणों को चाहे जितना आप पीछे बढ़ाएं, यहां पर यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, न तो इसको पीछे बढ़ाने पर न तो आगे बढ़ाने पर। इसका मतलब है कि यहां पर यह क्या हो गया, यहां पर यह समांतर किरण हो गई, यह समांतर रेज हो गई, पैरेलल रेज हो गई। अब ये कहां पर मिलेंगी, यह कहीं अनंत पर मिलेंगी। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वह इमेज कहां पर बनेगा, इमेज यहां पर अनंत पर बनेगा। और फिर अगली बात, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब यहां पर काफी बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। लेकिन फिर देखिए बेटा, यहां पर जो प्रतिबिंब होगा यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यहां पर यह उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो यहां पर रियल इमेज मिलेगी, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, काफी बड़ा होगा और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब यहां पर अनंत पर बनेगा। अब यहां पर अगली दशा देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में हो, तो यहां पर अब देखिए स्थिति क्या है वस्तु की, यहां पर वक्रता केंद्र C है और ये फोकस F है, इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु है। तो यहां पर एक वस्तु हमने प्रदर्शित कर लेना है और वस्तु को हमेशा यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, यह वस्तु ए बी है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, यहां पर ए सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां पर परावर्तन के पश्चात किससे होकर के जाएगी, परावर्तन के पश्चात यह फोकस F से होकर के जाएगी। तो यह प्रकाश की किरण यहां पर फोकस F से होकर के निकल गई। फिर देखिए बेटा, अगली बात क्या हो सकती है, अब देखिए यहां पर
ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो इसके फोकस से होकर के जा रही है, तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, अब देखिए यहां पर ए से ही प्रकाश की किरण अब फोकस से होकर के जा रही है, तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या करती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यह परावर्तित किरण, यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं और यह इस ए पॉइंट का यहां पर ए डैश इमेज मिल गया। तो अब यहां पर जो इमेज मिलेगा वह इमेज क्या हो जाएगा, यहां पर यह इमेज हो गया ए डैश एंड बी डैश। अब किधर मिल रहा है, यहां पर बियॉन्ड सी हो रहा है, तो इसका मतलब है वक्रता केंद्र के दूसरी ओर या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहां पर स्थिति हो गई, इमेज जो है इस इमेज की स्थिति क्या हो गई, यहां पर सी व अनंत के बीच में। इसका मतलब है कि यहां पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो है हमको प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये तो इसकी जो है पोजीशन हो गई, स्थिति हो गई। फिर देखिए बेटा यहां पर अब अगली बात इसके नेचर की करते हैं। नेचर में हमेशा दो बातें आपको देखना है कि यहां पर जो प्रतिबिंब मिल रहा है सीधा या उल्टा मिल रहा है, फिर वह बड़ा या छोटा मिल रहा है, और साथ ही साथ वह इमेज वास्तविक है कि आभासी है। तो यहां पर इमेज कैसा मिला हमको, यहां पर जो प्रतिबिंब हमको मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, ये उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये रियल होता है, क्योंकि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब फिर देखिए बेटा तीसरी बात यहां पर क्या आ रही है, तीसरी बात यहां पर आ रही है कि देख रहे हैं कि वस्तु ए बी है और यहां पर प्रतिबिंब यह ए डैश बी डैश। अब यहां पर ए डैश बी डैश क्या है, यहां पर यह बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब यहां पर हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। तो इस तरह से इमेज बनाने के पश्चात आप उसका नेचर जो है डिस्कस कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगली स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो यहां पर अब एक वस्तु हमने लिया है और यह वक्रता केंद्र सी पर है, वक्रता केंद्र सी है और इस पर एक वस्तु है ए बी, यह ए बी वस्तु है। अब देखिए बेटा ए से चलने वाली प्रकाश की किरण, ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, इस दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, यह फोकस एफ से होकर के जाएगी। तो इस फोकस एफ से होकर के ये निकल गई और यह परावर्तित प्रकाश की किरण है, तो तीर से उसकी दिशा भी हमने प्रदर्शित कर लेना है। फिर देखिए अगली प्रकाश की किरण जो इसके फोकस से होकर के जा रही है, तो फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अब इस गोलीय दर्पण से टकरा रही है या अवतल दर्पण से टकरा रही है। टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहां पर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यह यहां पर परावर्तित प्रकाश की किरण हो गई। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो यहां पर इमेज मिलेगा वह इमेज यहां पर ए डैश और बी डैश मिल रहा है और वस्तु जहां पर है वहीं पर ही हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यहां पर अब जो इमेज है यह इमेज कैसी है, यहां पर पहले पोजीशन देखते हैं, यहां पर इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं कि इमेज सी पर बनेगा, सी पर बनेगा, यहां पर वक्रता केंद्र पर बनेगा। फिर देखिए बेटा यह प्रतिबिंब कैसा है, यह प्रतिबिंब उल्टा है और उल्टा है तो यह प्रतिबिंब क्या हो गया, यह प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। अब फिर देखिए बेटा अब यहां पर देख रहे हैं छोटा है बड़ा है बराबर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यह वस्तु के बराबर का
प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब यहां पर हमको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच स्थित है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो वस्तु स्थित होगी उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब देखिए बेटा, यहां पर यह वक्रता केंद्र है, यह फोकस है और यह ध्रुव है। वस्तु कहीं पर यहां पर अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। यहां पर हमने एक वस्तु ले लिया, यह AB वस्तु है। अब देखिए बेटा, AB वस्तु के A सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। अब यहां पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं। यह तल या परावर्तक तल यम और यम डैश के इस बिंदु से टकराएगी और टकरा करके यह फोकस से होकर के जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण कहां से होकर के जाएगी, यह फोकस से होकर के जाएगी। तो आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण की दिशा यहां पर इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर लिया जाता है, तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर लिया जाता है। फिर देखिए, अब A सिरे से ही चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है। अब यहां पर देखिए, वक्रता केंद्र C से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अब यह क्या करेगी, इस तल से टकराएगी। जो भी परावर्तक तल हमने लिया हुआ है, इस परावर्तक तल से टकराएगी और टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर यह वापस लौट गई। अब देखिए, इन दोनों प्रकाश किरणों का कटान बिंदु हमको कहां पर मिल रहा है, इसका कटान बिंदु हमको C और F के बीच में मिल रहा है। तो यहां पर यह हो गया A डैश और B डैश। तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, या यहां पर जो इमेज बन रहा है उसको देखिए, स्थिति क्या है, यहां पर C व F के बीच में, C व F के बीच में बन रही है। फिर देखिए बेटा, अगली प्रॉपर्टी क्या मिल रही है हमको, अगली प्रॉपर्टी मिल रही है कि यह वस्तु क्या है, यह उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। तो उल्टा प्रतिबिंब हमको मिल गया। फिर उल्टा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यह रियल इमेज कहलाता है। फिर देखिए, वस्तु को देखिए और प्रतिबिंब को देखिए, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा मिल रहा है। तो इस प्रकार से केवल नियम यहां पर लगाया गया, जो भी इमेज फॉर्मेशन रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन रूल से हमको इमेज प्राप्त हो गई। अब यहां पर बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है। अब देखिए बेटा, अनंत पर स्थित का मतलब है कि यहां पर जो वस्तु है, यह वस्तु काफी दूर है। अब इस वस्तु को यहां पर A और B से प्रदर्शित कर रहे हैं और यहां पर ये डैशेज लाइन दिखा दे रहे हैं कि बहुत दूर है। तो अब इस दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, समांतर प्रकाश की किरण होगी। तो यदि यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, देखिए यहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब यहां पर पहले देखिए, यहां पर पहली किरण इससे, क्योंकि यहां पर हजारों किरणें हो सकती हैं इस तरह की, तो पहली किरण यह कहां से होकर के जाएगी, यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, यह फोकस से होकर के निकल गई। अब यहां पर देखिए बेटा, इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो यह प्रकाश की किरण भी यह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो अब क्या होगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यह प्रतिबिंब हमको मिलेगा किस पर, यहां पर फोकस F पर मिलेगा, फोकस F पर मिलेगा।
फिर क्या होगा, यहां पर हमको पॉइंट इमेज मिलेगा, इसको कहते हैं बिंदु प्रतिबिंब। बिंदु प्रतिबिंब इसका मतलब हुआ कि यह अत्यंत छोटा है, पॉइंट इमेज मिल रही है। फिर देखिए बेटा, यहां पर अगली विशेषता क्या हो जाएगी, यहां पर यह उल्टा प्रतिबिंब होगा और साथ ही साथ क्या होगा, यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इतनी विशेषता यहां पर बनने वाले प्रतिबिंब की हमको प्राप्त होगी। अब कल्पना करिए कि वस्तु अनंत पर ही स्थित है, वस्तु अनंत पर स्थित है, लेकिन इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वह आने वाली प्रकाश की किरणें अब मुख्य अक्ष के समानांतर न गिर करके इस परावर्तक तल पर तिरछी गिर रही हैं, तब कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब यहां से देखिए बेटा, यह ए बी वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है। अब इससे आने वाली प्रकाश की किरण जो कि तिरछी प्रकाश की किरण है, तो यहां पर अब इसको जो है तिरछी प्रकाश की किरण, यह इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंस हो रही है, यह इस पर तिरछी गिर रही है। अब जब तिरछी गिरेगी, कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल पर यदि तिरछी गिर रही है, तो सबसे पहले हमने पता करना है कि आपतन कोण क्या है। और आपतन कोण पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये पता करना होगा कि इसका अभिलंब क्या है। तो अभिलंब सबसे पहले बनाना है। तो अब देखिए बेटा, यहां पर वक्रता केंद्र और इस बिंदु को, आपतन बिंदु को मिलाती हुई जो लंबवत रेखा खींची जाएगी, वही क्या कहलाएगा, वही इसका अभिलंब कहलाएगा। तो यहां पर यह CN, यह इसका अभिलंब हो गया। अब यहां पर यह कोण आई है, इतने आपतन कोण से यह प्रकाश की किरण इस बिंदु पर, मान ले रहे हैं कि यहां पर कोई यक्ष बिंदु है, यक्ष बिंदु पर गिर रही है। तो जितने कोण पर यह इस पर आपतित होगी, उतने ही कोण पर यह परावर्तित होगी। तो उतना ही कोण लगभग बनाते हुए हमने अब यहां पर एक प्रकाश की किरण खींच देना है। तो यह परावर्तित प्रकाश की किरण है और यह तल से टकराने के पश्चात जा रही है। अब ये फोकस से नहीं होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाने के लिए नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण होनी चाहिए। तो यहां पर अब कोण क्या हो गया, यहां पर कोण R हो गया, और इस दशा में कोण I इज इक्वल टू क्या हो गया, कोण R के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इसी AB से आ रही है, और यह दर्पण के ध्रुव, जो यहां पर इसका ध्रुव है, उस ध्रुव पर गिर रही है। तो आपको यह बताया हुआ है नियम में कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर कुछ कोण बनाते हुए गिर रही है, यहां पर कोण I है, तो अब जितने कोण पर यह गिर रही है, उतने ही कोण से यह यहां से परावर्तित हो जाएगी, उतने ही कोण बनाते हुए यह परावर्तित होगी। तो अब यहां पर यह परावर्तित प्रकाश की किरण हो गई। अब यह परावर्तित किरण की दिशा में चली गई, और यहां पर इस प्रकार से हमको यह प्रतिबिंब मिल गया F पर। यहां पर यह प्रतिबिंब हमको F पर मिल गया। यहां पर जो फोकस था, इसी फोकस पर इसका प्रतिबिंब हमको मिल गया। तो यहां पर भी प्रतिबिंब किस पर मिल रहा है, प्रतिबिंब यहां पर फोकस F पर मिल रहा है। और प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब यहां पर उल्टा है, और प्रतिबिंब कैसा है, यह वास्तविक है, यह वास्तविक है। और साथ ही साथ यह जो प्रतिबिंब A', B' मिल रहा है, यह काफी छोटा प्रतिबिंब मिल रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है, उसके संबंध में अब चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि इसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है, और यहां पर जो वक्रता केंद्र है, फोकस है, यह जिस तरफ पॉलिश किया रहता है, जिस तरफ कलई लगाए रहते हैं, उस तरफ होता है। तो यहां पर अब वस्तु चाहे जहां पर रखी हो, तो वस्तु चाहे जहां पर रखी हो, केवल दो स्थितियां हो सकती हैं कि यहां पर ध्रुव P, या जिसको हमने यहां पर पोल कहा, पोल और अनंत के बीच में हो सकता है, या अनंत पर हो सकता है। दो ही केवल स्थितियां हो सकती हैं। तो यहां पर जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। और कहां पर बनता है, वह P और F के बीच में कहीं पर होता है।
और यदि अनंत पर स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है, और यहां पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो नेचर देख रहे हैं एंड पोजीशन देख रहे हैं, उस नेचर और पोजीशन को यहां पर हम लोग रेखा चित्रों के माध्यम से समझेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, यदि कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर मुख्य अक्ष के ऊपर हमने वस्तु को रखना है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु यहां पर ए बी, यह ए बी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है। अब आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन होता है तल से, यह तल से टकरा रही है, और तल से टकराने के पश्चात यह परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस जाएगी। लेकिन यह कहां से आती हुई प्रतीत होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं जब परावर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहां पर यह किरण जो है, मान लेते हैं कि यह ए ओ है, तो ए ओ यह आपतित किरण है, और यहां पर यह ओ बी यह परावर्तित किरण है। यह परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस जाएगी। जब इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये फोकस की तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। फिर देखिए बेटा, वह प्रकाश की किरण जो कि इसके वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, अब यहां पर देखिए, यह प्रकाश की किरण इससे अधिक नहीं जा सकती। यह तल पर आकर के मान लीजिए यह यक्ष बिंदु पर टकराई, तो यक्ष बिंदु पर यह आपतित हो रही है। अब इसी मार्ग से यह वापस लौट जाएगी। लेकिन जब इसको क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, और कहां तक बढ़ाते हैं? जहां पर हमने वक्रता केंद्र लिया हुआ है, उस वक्रता केंद्र की तरफ बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि यहां पर अब यह काट दिया। अब यह प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, यह हो गया ए डैश और बी डैश। तो यह ए डैश और बी डैश जो प्रतिबिंब हमको मिल रहा है, वह देखिए किसके बीच में है? पी और एफ के बीच में। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, और पी और एफ के बीच में बन रहा है। फिर प्रतिबिंब कैसा है? यहां पर वस्तु भी सीधी है, और यहां पर प्रतिबिंब भी सीधा है, तो सीधा प्रतिबिंब। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? ये आभासी होता है। फिर देखिए, ए बी की लंबाई देखिए, और ए डैश बी डैश की लंबाई देखिए। यहां पर ए डैश बी डैश यह जो है वस्तु से छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा। अब दूसरी दशा की बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, और अनंत पर जो स्थित वस्तुएं होती हैं उनसे आने वाला प्रकाश किरणपुंज जो है समांतर किरणपुंज होता है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अब इस दर्पण पर या परावर्तक तल पर यम और यम डैश पर प्रकाश की किरण तिरछी गिर रही है। तो जब प्रकाश की किरण तिरछी गिर रही है, अब मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, तो अब यहां पर हमने लिया यह प्रकाश की किरण अब इस पर तिरछी गिर रही है, तो यह हो गया ए, और यह ओ बिंदु पर आकर के यह इससे टकरा रही है। तो अब यहां पर परावर्तन का नियम लगेगा, क्योंकि तिरछी प्रकाश की किरण जब गिरेगी तो यहां पर परावर्तन के नियम के आधार पर परावर्तित किरण होगी, और उतना ही कोण बनाएगी जितना आपतित किरण बनाती है। तो अब यहां पर देखिए बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमको अभिलंब बनाना होगा, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और साथ ही साथ यहां पर जो वक्रता केंद्र है उसको मिलाते हुए रेखा खींच दिया। यह यहां पर सी एन, यह इसका अभिलंब हो गया। फिर देखिए बेटा, अब यहां पर यह कोण आई है, यह कोण आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जितना कोण यहां पर होगा उतना ही कोण जो है वो परावर्तित किरण बनाएगी। तो परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए यह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो अब यहां पर देखिए, यह परावर्तित किरण, यह ओ बी परावर्तित किरण है, और यहां पर यह कोण आर, कोण आई बराबर हो गया कोण आर। अब इस प्रकाश किरण को हमने यहां पर बढ़ा लेना है पीछे की ओर, पीछे की ओर यहां पर बढ़ा दे रहे हैं,
और पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ा दिया। अब जहां पर भी काटेंगी दो प्रकाश की किरणें, उन दो प्रकाश की किरणों के संबंध में यहां पर चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर यदि कोई प्रकाश की किरण इसके ध्रुव P पर जो है गिर रही है, तो ध्रुव P पर गिरने पर देखिए यहां पर भी अब यह तिरछी गिर रही है और यह कोण I यहां पर बना रही है। तो कोण I बना रही है, तो जितने कोण से यह आपतित हो रही है उतना ही कोण बनाते हुए यह परावर्तित हो जाएगी। तो यहां पर यह परावर्तित किरण हो गई और इसने कोण बना लिया R। इस दशा में भी कोण I इज इक्वल टू कोण R हो गया। अब परावर्तित किरण को हमने क्या करना है, परावर्तित किरण को यहां पर पीछे की ओर बढ़ा देना है। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर यह एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं, यहां पर A डैश हो गया और यहां पर यह B डैश हो गया। तो A डैश B डैश यह क्या हो गया, यह इमेज हो गया, यह क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो अब यहां पर यह ऑब्लिकली हमने देख लिया कि प्रकाश की किरण यदि तिरछी गिर रही है तब क्या होगा। तो उस दशा में प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा, छोटा बनेगा और P और F के बीच में बनेगा। यहां पर देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है या दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। ऐसा गणितीय संबंध जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। और यहां पर वस्तु की ध्रुव से दूरी मापी जाती है, तो वस्तु की ध्रुव से दूरी यह u है और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी यह v से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस बिंदु की या फोकस दूरी को इसको जो है स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो दर्पण सूत्र है वह दर्पण सूत्र है कि 1/v प्लस 1/u बराबर हो गया 1/f के। इसका मतलब हुआ 1/ प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/ वस्तु की दूरी, यह बराबर है 1/ फोकस दूरी के। तो यहां पर इसका निगमन नहीं है, आपकी कक्षाओं में इसका निगमन नहीं है, केवल सूत्र आपने याद रखना है और सूत्र का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर u, v और f यह क्या है, यह तीन चर हैं, यह तीन चर हैं, ये वेरिएबल हैं। अब इसमें से किसी दो का मान अगर आपको मालूम होता है तो तीसरे का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई दो मान मालूम होना चाहिए और जो दिए गए मान को हम चिन्हों सहित लिखते हैं। जो भी मान दिए रहते हैं उसको चिन्हों सहित लिखते हैं और जो मान नहीं दिया होता है उसका चिन्ह नहीं लिखा जाता है। वह स्वतः जो चिन्ह प्राप्त होगा उसी के आधार पर हमको पता चलेगा कि दर्पण किस प्रकार का है या प्रतिबिंब किस प्रकार का है या वस्तु कहां पर रखी गई है। तो दो जो ज्ञात हैं उन ज्ञात को चिन्हों सहित रखते हैं और अज्ञात का कोई चिन्ह नहीं रखते हैं और उस अज्ञात को हम चिन्हों सहित ज्ञात कर लेते हैं। जो हम गणनाएं करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे, उन कैलकुलेशन से हमको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह अंदर की ओर धंसा होता है। तो यहां पर यह यम और यम डैश है। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर यह उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है, यह परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है। अब यह यम और यम डैश है, यह अवतल है, यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर जो बातें आपको याद रखनी है, जैसे यहां पर ध्रुव है, ये क्या है, P है, फिर इसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर क्या है, यहां पर F है। तो अब यहां पर देखिए
इस दर्पण के संबंध में जब अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहां पर फोकस दूरी F बराबर। अब फोकस दूरी का मापन करने के लिए ध्रुव से बाईं तरफ आना है, तो फोकस दूरी यहां पर क्या होती है, फोकस दूरी यहां पर नेगेटिव होती है। पर देखिए वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं, यहां पर A डैश B डैश है, तो अब यहां से यहां तक ध्रुव से लेकर के और वस्तु तक की दूरी, तो यहां पर ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी मापने के लिए हमको ध्रुव से बाईं ओर आना पड़ेगा। तो यहां पर वस्तु की दूरी V, वस्तु की दूरी यहां पर होती है वस्तु की दूरी U, यह बराबर, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्योंकि वस्तु की दूरी मापने के लिए हमको P से किधर आना होगा, बाईं ओर आना होगा। और अब यहां पर दो ज्ञात अगर मालूम है तो अब अज्ञात क्या है, अज्ञात यहां पर V है और इसका चिन्ह नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर प्रतिबिंब जो है आभासी भी बनता है और प्रतिबिंब यहां पर वास्तविक भी बनता है। तो अब यही बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। पर देखिए यहां पर अब यह उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में यहां पर पोल है और इधर यहां पर F है और यहां पर C है, यह यहां पर C है और यह F है। अब देखिए बेटा यहां पर जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी यह F बराबर। अब देखिए ध्रुव से हम जो है किधर आ रहे हैं, दाईं तरफ आ रहे हैं, तो ध्रुव से दाईं तरफ आने पर अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पर देखिए वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु को हमेशा दर्पण से सामने रखते हैं, यह U हो गया। तो P से किधर आ रहे हैं, P से हम बाईं ओर आ रहे हैं, तो वस्तु की दूरी यह U ये क्या हो गया, यह नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। लेकिन फोकस दूरी दोनों की अलग अलग है। फोकस दूरी यहां पर धनात्मक है जब हम उत्तल दर्पण ले रहे हैं, जब अवतल दर्पण ले रहे हैं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहां पर ऋणात्मक है। और अब तीसरा अज्ञात है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अब V यह हमको ज्ञात करना है और गणना द्वारा यह पता चलेगा कि प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा या वास्तविक। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहां पर हमको दिखाई देता है। यहां पर देखिए जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण को आप जानते हैं कि इसका मेकअप और सेविंग दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, इसलिए इसको मेकअप और सेविंग दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पर देखिए बेटा इसी प्रकार से दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं, वो दांत के डॉक्टर मुंह में आपके दांत को देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। और वस्तु को हमेशा याद रखना है कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, दांत हमारा मैग्नीफाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उनको जो भी रोग वहां पर है वो आसानी से दिखाई देगा। पर देखिए टार्च और फ्लैश लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टार्च में कैसे इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं कि यहां पर होता क्या है, यहां पर जैसे हमने यहां पर एक दर्पण ले लेना है और यह दर्पण अवतल दर्पण है, यम और यम डैश है। अब यहां पर इसका फोकस है, तो फोकस पर यहां पर बल्ब लगा देते हैं और फोकस पर जब बल्ब लगा दिया तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में इस दर्पण से टकराएंगी और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, तो इससे हमको समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। पर देखिए बेटा ईएनटी डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं।
ईएनटी डॉक्टर कैसे इसका प्रयोग करते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है कि यदि कोई समानांतर किरण की पुंज है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात यह फोकस पर केंद्रित हो जाती है, तो एक पतला किरण पुंज हमको प्राप्त हो जाता है। और नाक के अंदर, कान के अंदर, गले के अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसको बड़े आसानी से यह नाक कान गला के डॉक्टर देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है और कैसे किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा जो है वाहनों में, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, इसमें बैक मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यहां पर देखिए यह यम और यम डैश है, उभरा भाग यहां पर परावर्तक तल के रूप में व्यवहार करता है। जब प्रकाश की किरण इस पर गिरती है तो परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पहुंचती है। तो आप जानते हैं कि यहां पर इसका फील्ड ऑफ व्यू, यह हमको ज्यादा क्षेत्र हमको दिखाई देता है। तो यहां पर जब उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग करने पर हमको एक बड़ा क्षेत्र में जो भी वाहन आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, उन सब का चित्र हमको दिखाई देता है। उसके स्थान पर अगर हम समतल दर्पण का उपयोग करते तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा कम हो जाता, हम कम दृष्टि क्षेत्र में देख पाते, तो यहां पर दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। फिर देखिए बेटा, दुकानों में पहले होता था कि दुकानों में इस तरह से बड़े बड़े जो है उत्तल दर्पण लगाए जाते थे और एक जगह पर लगा दिया जाता था, उसमें जितने भी ग्राहक आ जा रहे हैं उनका प्रतिबिंब दिखाई देता था और जो दुकान मालिक है वो बैठा बैठा उसी दर्पण में देख लेता था। तो ये सुरक्षा दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए बेटा, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में उपयोग करने से फायदा क्या होता है कि जो प्रकाश है वह प्रकाश ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है। क्यों ज्यादा क्षेत्र में प्रकाश फैल जाएगा? तो हमको रात के अंधेरे में ज्यादा दिखाई देगा। तो इसका क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सामान्य से दैनिक जीवन के उपयोग हैं जिनका जो है हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हमारे जो है प्रकाशिक यंत्र हैं, उन सभी प्रकाशिक यंत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। घर पे आप देखे होंगे डिश एंटीना लगा होगा। डिश एंटीना में किसका उपयोग किया जाता है? डिश एंटीना में यहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहां पर जो उपग्रहों से आने वाले सिग्नल हैं, हमारे जो डिश की प्लेट है उस डिश की प्लेट पर गिरते हैं और यहां पर जो सिग्नल डिटेक्टर लगा होता है वह सिग्नल डिटेक्टर इसके फोकस पर लगा होता है और वो फोकस पर लगा होता है, सभी सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है और फिर तार के द्वारा उसको हम टीवी या डिश तक भेज देते हैं और बड़े आसानी से हम प्रोग्राम को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब बनना हमने देख लिया है। अब यहां पर हमने देखा कि जो उत्तल दर्पण है उस उत्तल दर्पण में हम क्या प्राप्त करते हैं, हम वहां पर देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब हमको मिल रहा है वह प्रतिबिंब छोटा मिल रहा है, लेकिन प्रतिबिंब वहां पर सीधा मिल रहा है। और अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी मिल रहा है और उल्टा भी मिल रहा है और साथ ही साथ बड़ा भी मिल रहा है, बराबर भी मिल रहा है और छोटा भी मिल रहा है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन से सबसे पहले ये देखिए कि रेखीय आवर्धन से हमको पता क्या चलता है। रेखीय आवर्धन से हमको पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, यही रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है। तो प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है कि वस्तु को हमने कहां पर रखा हुआ है। तब गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह बड़ा भी होगा, वह बराबर भी होगा और छोटा भी होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की माप तथा वस्तु की माप के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, यम बराबर होता है आई बटे ओ। ठीक है, जहां पर आई क्या है? यह है साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की माप है, और ओ क्या है? यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यह वस्तु की माप है। तो प्रतिबिंब की माप बटे वस्तु की माप, इसके अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं।
और इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जबकि दोनों की हाइट हमको मालूम हो कि इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। लेकिन अगर उसकी हाइट नहीं मालूम होती है, केवल ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मालूम होती है, तब भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। उसी के लिए यहां पर आगे लिखा गया है यम बराबर होता है -v/u, जहां पर v यह प्रतिबिंब की दूरी है और u यहां पर वस्तु की दूरी है। और दोनों दूरियों का मापन कहां से किया जाता है? दोनों दूरियों का मापन हमेशा पोल से किया जाता है। तो रेखीय आवर्धन से क्या पता चलता है? रेखीय आवर्धन से पता चलता है कि कोई भी प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब देखिए बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब यहां पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर यहां पर जैसे यहां पर ये वस्तु है AB है और AB वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की माप हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि इसे मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। और प्रतिबिंब यहां पर A' B' है, तो यह प्रतिबिंब नीचे भी बन सकता है, यह प्रतिबिंब जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है, दोनों दशाएं हो सकती हैं। तो अब यहां पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होने का मतलब है प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। अगर निगेटिव आ रहा है यम का मान, तो निगेटिव आने पर इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब हम प्राप्त कर रहे हैं वह प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। अब देखिए यम पॉजिटिव हो सकता है, तो यम पॉजिटिव भी हो सकता है और यम निगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होता है, यम पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रतिबिंब क्या मिलेगा? यहां पर प्रतिबिंब हमको आभासी मिलेगा। फिर अगर निगेटिव है तो यहां पर यह वास्तविक मिलेगा। और निगेटिव होने का मतलब ही हुआ कि यह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के लिए यम इज इक्वल टू यम, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यम पॉजिटिव होता है क्योंकि यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण के लिए यम बराबर, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और यह निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। फिर देखिए बेटा, रेखीय आवर्धन का मान जिसको कि हम यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, यम इज ग्रेटर देन 1। तो यम इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? जब हम लिख रहे हैं कि यम इज इक्वल टू I/O। अब देखिए यम इक्वल टू I/O, यह यम इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? जबकि O का मान जो है कम होगा और I का मान अधिक होगा। इसका मतलब है कि यहां पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब यहां पर बड़ा बनेगा, यह प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और यहां पर m इक्वल टू 1 का मतलब m इक्वल टू क्या है? I/O। इसका मतलब I और O दोनों बराबर हैं, तो m इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की माप और वस्तु की माप दोनों बराबर हो जाएगी। और m इज लेस देन 1 का मतलब हो गया कि यहां पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहां पर प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो जब भी रेखीय आवर्धन हमको यम ज्ञात करना होता है, तो यम ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो इमेज की हाइट दी गई है, इमेज की हाइट, अब ये देखना है कि इमेज कहां पर बन रहा है। वो बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो यहां पर निगेटिव रखेंगे, अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। और ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी रेखीय आवर्धन निकालते समय जब सूत्र का अनुप्रयोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आंकिक प्रश्नों को आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि दर्पणों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। दो तरीके हैं, या तो स्पर्श करके हम देख सकते हैं, स्पर्श करके पहचान सकते हैं, या तो बिना स्पर्श किए हम इन दर्पणों को पहचान सकते हैं।
तो अगर समतल दर्पण के सामने आप अपना चेहरा करते हैं तो जैसा चेहरा आपका होगा सेम उसी तरह का चेहरा आपको समतल दर्पण में दिखाई देगा। लेकिन अवतल दर्पण के सामने जब आप जाते हैं तो अवतल दर्पण के सामने आप अपना चेहरा करेंगे तो चेहरा आपको वास्तविक चेहरे से बड़ा दिखाई देगा, तो जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण के सामने अगर आप अपना चेहरा करते हैं तो उत्तल दर्पण के सामने आपका चेहरा वास्तविक जो चेहरा है उससे छोटा दिखाई देगा। तो आप तीनों दर्पण की पहचान कर सकते हैं। फिर देखिए बेटा, स्पर्श करके या टच करके हम कैसे दर्पण की पहचान कर सकते हैं। समतल दर्पण के ऊपर हाथ से स्पर्श करेंगे या जो भी दर्पण होगा हाथ से स्पर्श करेंगे। यदि तल एक समान है, ठीक है, सरफेस जो है वो एक समान है, तो वह दर्पण क्या होगा, वह दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण होगा तो अंदर धसा हुआ भाग चिकना होगा और ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग जो है पॉलिश के कारण खुरदुरा दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में आप देखते हैं कि यहां पर जो ऊपर उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग वह चिकना होता है, अंदर धसा हुआ भाग पॉलिश के कारण खुरदुरा होता है। तो इस प्रकार से स्पर्श करके या बिना स्पर्श किए दोनों दशाओं में आप इन तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान कर सकते हैं।